हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 11 रीड करेंगे। चैप्टर नेम इज 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। हम इस चैप्टर में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए थे 18th सेंचुरी में ये पढ़ेंगे। यानी जो पहले मुगल एम्पायर था वो कैसा था और बाद में उसमें धीरे धीरे कैसे चेंजेस आए और वो कैसे उसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब मुगल एम्पायर स्टार्टिंग में उसने सबको अपने अंडर कंट्रोल में ले रखा था, तो धीरे धीरे कई सारे जो किंगडम्स थे अपने आप में जो है वो इमर्ज होने लग गए थे। 1765 तक ब्रिटिशर्स ने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट जो था वो ईस्टर्न इंडिया का वो अपने अंडर ले लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। तो आपको यहाँ एक मैप दिखाई दे रहा है। इन दिस मैप, इस मैप में जो रेड मार्क है, जहाँ रेड रेड बाउंड्रीज हैं, रेड लाइंस हैं, वो ब्रिटिशर्स के अंडर दिखाया गया है। उन पे सब पे ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा कर लिया था। एक तरफ मुगल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हो रहा था और एक तरफ ब्रिटिशर्स जो है अपना कब्जा करते जा रहे थे। इससे क्या पता चलता है कि जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी वो एकदम से चेंज हो गई। मतलब कम समय में, कम टाइम में बड़े बड़े चेंजेस आने शुरू हो गए थे। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकल ग्रुप जो है वो धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू हो गए थे। और ये मोस्टली कब शुरू हुआ? ये मोस्टली शुरू हुआ जब औरंगजेब की डेथ हुई थी। और कब तक चली थी? ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक, पानीपत के तीसरी लड़ाई युद्ध तक ये चली थी। तो मुगल एम्पायर जो था, ये इसका डाउनफॉल जो है ये इस 1707 में औरंगजेब की डेथ के साथ स्टार्ट हो गया था। लेकिन उससे पहले, उसके बाद में जो उसके बेटे थे, औरंगज़ेब के जो बेटे थे, उसके जो पोते थे, ग्रैंडसन जो थे, वो आपस में ही लड़ाई करने लग पड़े और आपस में ही लड़ते रहते थे गद्दी पर बैठने के लिए। तो द फर्स्ट 6 मुगल्स एम्परर फ्रॉम बाबर अंटिल औरंगज़ेब आर नोन एज, जो बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक पहले 6 मुगल एम्परर आए थे, उन्हें ग्रेट मुगल के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 180 ईयर्स तक जो है वो रूल किया था। उसके बाद में जो औरंगज़ेब की डेथ के बाद में जो एम्परर आए, उन्हें लेटर मुगल के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 58 ईयर्स तक रूल किया था। और जिनमें से जो औरंगज़ेब के बाद में जो 8 जो मुगल्स आए थे, उनमें से कइयों को गद्दी में से, गद्दी जो सिंहासन में बैठते थे, कुछ गद्दी पर बैठे पर वो आपस में लड़ने लगे तो उन्हें उतार दिया। और उनमें से 4 जो थे उनका मर्डर कर दिया गया था और 1 को गद्दी से उतार दिया गया था। तो ऐसे ही इस वजह से मेन जो है वो मुगल्स का जो है डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन: द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन व्हेन औरंगज़ेब वाज़ इन हिज़ 80s। जब औरंगज़ेब 80s का था, तब मुगल एम्पायर जो है वो उसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था। रिलीजियस पॉलिसीज़ ऑफ औरंगज़ेब: क्योंकि औरंगज़ेब जो था वो एक बहुत ज़्यादा क्रूअल जिसे रूलर माना जाता है वो था। वो दूसरे जो धर्म थे, दूसरे रिलीजियस थे जो उनके प्रति, वो बिल्कुल भी मतलब सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखता था। वो ये चाहता था कि सिर्फ़ जो मैं करता हूँ, जो रिलीजियस जो मैं अपनाता हूँ, बाकी जिस धर्म का मैं हूँ, बाकी सभी लोग भी वही धर्म अपनाएँ, उसी को मानें। तो बाकी कम्युनिटीज़ को नहीं मानता था। तो इसकी वजह से जो है वो दूसरे जो कम्युनिटीज़ वाले थे, जैसे जो नॉन मुस्लिम्स थे और सिख जो वगैरह, मराठास जो थे, राजपूत जो थे, वो सब उसके अगेंस्ट हो गए थे। तो वॉर ऑफ सक्सेशन: औरंगजेब एल्डेस्ट सन बहादुर शाह असेंडेड द थ्रोन इन 1707 बट डाइड इन 1712। औरंगजेब का जो सबसे बड़ा बेटा था, बहादुर शाह नाम था उसका, वो गद्दी पर बैठा था 1707 में, लेकिन वो 1712 में उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में उसका बेटा जहांदार शाह जो है वो गद्दी पर बैठा था। ड्यूरिंग हिज रूलर, डिस्पाइट कम्युनल हार्मनी, देयर वॉज पॉलिटिकल ट्यूमल क्रिएटेड बाय टू प्रोविंशियल गवर्नर फेमस एज सैयद ब्रदर्स, नेमली हुसैन अली एंड अब्दुल्ला। उसके टाइम में 2 प्रोविंशियल गवर्नर थे जिनका नाम हुसैन अली और अब्दुल्ला था। उन्होंने पॉलिटिकल गेम खेला और जहांदार शाह को भी मौत के घाट उन्होंने उतार दिया। उसके बाद उन्होंने, उनका भतीजा था फारूक फारूक सियार को उन्होंने गद्दी पर बिठा दिया, जिसने कि 1711 से 1719 तक रूल किया। उसके बाद जो सैयद ब्रदर थे, उन्होंने अपने भतीजे को भी मौत के घाट उतार दिया।
1720 में मोहम्मद शाह को सम्राट बनाया गया, उसको सिंहासन पे बिठा दिया गया, लेकिन वो सिंहासन पर बैठने के बाद में जो सैयद ब्रदर्स थे उनसे छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि वो अपने ही रूल्स चलाते थे। हालाँकि जो मोहम्मद शाह था वो अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करने में जो है वो फ़ेल हो गया था, और इसी बीच में क्या हुआ, जो अवध था, बंगाल था और हैदराबाद था, वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा उन्होंने कर दी थी। बैंकरप्ट 17th सेंचुरी के लास्ट में कुछ साल में मुगल्स का जो है डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। इसके पीछे जो है बहुत सारे रीज़न थे। जो औरंगज़ेब था, उसने क्या किया था कि धीरे-धीरे मिलिट्री सर्विसेज़ और फाइनेंशियल सोर्सेज़ जो हैं वो उसके ख़त्म होने लगे थे, क्योंकि डेक्कन में जो लड़ाई चल रही थी उसकी वज़ह से उन्होंने काफ़ी जो अपने रिसोर्सेज़ थे वो खो दिए थे। तो औरंगज़ेब का जो उस समय टाइमिंग जो है वो ख़राब चल रहा था, उसका टाइम। तो औरंगज़ेब के बाद में जो भी नेक्स्ट जनरेशन आई वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल नहीं सँभाल सकी, और उस वक़्त तक एडमिनिस्ट्रेशन जो था बिल्कुल ख़राब हो गया था। अब मुगल्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि वो अपने जो मनसबदार और सूबेदार जो थे, रखे थे, उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि जो गाँव होते थे, जो उनके अंडर में जो विलेजेस वग़ैरह आते थे, वो वहाँ उन्होंने पीजेंट्स वग़ैरह के ऊपर उन्होंने टैक्सेस लगा दिए थे बहुत सारे। तो वो टैक्सेस को अपने अंडर कर लेते थे और वो अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, जिससे उनकी ताकत बढ़ जा रही थी, और जो कि मुगल जो थे उनके लिए, उनके एम्पायर के लिए एक अ, अच्छी चीज़ नहीं थी। उन्हें जो भी रेवेन्यू आता था वो उसे अपने लिए यूज़ कर लेते थे, और मुगल एम्पायर के लिए वो कम पड़ता था। इसके अलावा कई पीजेंट्स और छोटे-छोटे किसान और ज़मींदार जो थे वो विरोध करने लगे थे नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया पार्ट्स में। मतलब उन्होंने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी थी अब इन रेवेन्यूज़ के खिलाफ, टैक्सेस के खिलाफ। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि सारा प्रेशर जो है वो इन्हीं पीजेंट्स पे और इन्हीं मर्चेंट्स के ऊपर था। क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे, वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि वो अब रिवोल्ट करने लगे थे। फॉरेन इन्वेजन इन 1739 में नादिर शाह जो पर्शियन रूलर था, उसने इंडिया पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, और वो दिल्ली से सारा खजाना लूट करके ले गया था। जो कोहिनूर एक हीरा है, डायमंड है, वो भी अपने साथ उसे ले गया था।